वीडियो में हम सामान्य अध्ययन 2 का सब्जेक्ट शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। शासन व्यवस्था में कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक है। तो सबसे पहले शासन, उसके बाद पारदर्शिता, जवाबदेहिता, संस्थागत उपाय, ई गवर्नेंस, नागरिक चार्टरता, लोकतंत्र में सिविल सेवक की भूमिका, विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह संस्थाएं, इसी प्रकार सरकारी नीतियाँ, उनके क्रियाकलाप, कार्यान्वयन, समस्याएं, फिर सूचना का अधिकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शासन। शासन की परिभाषा क्या होती है? शासन मतलब होता है सभी स्तर पर देश के मामलों का प्रबंधन। सभी स्तर मतलब केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर देश के मामलों का प्रबंध ही शासन कहलाता है। तो शासन के सबसे पहले हितधारक कौन कौन से होते हैं? तो शासन में सबसे पहले सरकार, नागरिक, कारोबार, मीडिया, एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं। तो सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। विधायिका जो कि कानून बनाती है, न्यायपालिका कार्यपालिका जो कि कानून का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका जो कि न्याय करती है। इसी प्रकार नागरिक जो कि राजनीति में शामिल होता है या अगर समूह में है तो वह नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। कारोबारी तो निजी कारोबारी जो कि धन का स्रोत होता है, रोजगार देते हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबारी जो कि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करते हैं, शिक्षा सेवा उपलब्ध करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेवा उपलब्ध करवाते हैं। इसी प्रकार मीडिया जो कि लोगों को जागरूक करते हैं, सरकार को जिम्मेदार रहते हैं। और एनजीओ जो कि लोगों के जीवन को सुधार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन के में शांति और सुरक्षा को, इसी प्रकार शासन के प्रकार, तो शासन के लोकतंत्र शासन, राजशाही शासन, धर्मतंत्र शासन, सत्तावार शासन, राष्ट्रीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली जो कि पॉलिटी में पढ़ते। इसी प्रकार संघवाद शासन। अब यह शासन के तत्व कौन से हैं? शासन की विशेषताएं क्या क्या है? और इसी प्रकार नैतिक शासन के तत्व और विशेषता क्या है? तो सबसे पहले जन भागीदारी नहीं, जनता की भागीदारी या फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों को शामिल करना या फिर उनको भाग लेना। उसके बाद सेकंड जवाबदेही, हितधारकों और जनता की जरूरत और समस्याओं को समाधान करने के लिए और उठाए गए मुद्दों को समयबद्ध पूरा करना या उचित कार्रवाई करना। पारदर्शिता, निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकदम खुलापन होना चाहिए और जनता तक सूचना की पहुंच होनी चाहिए। निष्पक्षता और समानता, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार कानून के शासन में कानून का निष्पक्ष और सुसंगत अनुप्रयोग होगा, व्यक्तिगत अधिकारों और उचित प्रक्रियाओं का संरक्षण होगा। इसी प्रकार सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता और सैद्धांतिक तरीकों से शासन में कार्य करना। सत्यनिष्ठा, संवेदनता, उत्तरदायित्व, राजनीतिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक उत्तरदायित्व, प्रभावी और दक्षता। अब नैतिक गवर्नेंस क्या होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक सिद्धांतों का या नैतिक मूल्यों को यूज लिया जाता है, वह नैतिक शासन कहलाता है। अब नैतिक शासन के क्या क्या विशेषता है? तो ये वंचित वर्गों को सशक्त करता है। वंचित वर्ग मतलब जैसे LGBT समुदाय, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे। इसी प्रकार प्रशासन में जवाबदेहिता, जनता प्रथम की भावना, सभी को मानवाधिकार का संरक्षण, सिविल सोसाइटी को मजबूत करना, सभी को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देना, न्याय तक पहुंच होना, लोकतांत्रिक तरीकों में से समस्या का समाधान करना। इसीलिए RTI और ई गवर्नेंस आया। अब समावेशी गवर्नेंस के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो समावेशी गवर्नेंस के प्रमुख तत्वों में सबसे पहले सामाजिक सहभागिता, सामाजिक समावेश, महिला समावेशिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सभी नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुंच,
वंचित वर्गों का सशक्तिकरण जैसे SC ST और OBC, आदिवासी और स्वदेशियों का अधिकार और समावेशी नीतियां और कार्यक्रम। इसी प्रकार सामाजिक सहभागिता में स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो सामाजिक समावेशिता मतलब सामाजिक भेदभाव को रोकना, सामाजिक एकता को बढ़ाना, समान अवसर पैदा करना और बहिष्कार प्रथा को रोकना। इसी प्रकार महिला समानता, महिला को सशक्त करना, लैंगिक समानता को बढ़ाना, लैंगिक आधारित हिंसा और भेदभाव को रोकना। अब समावेशिता शासन को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है? तो सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 73वां 74वां संविधान संशोधन, मनरेगा, स्मार्ट सिटी मिशन। समावेशी शासन की परिभाषा क्या है? तो UNDP के अनुसार क्या होती है? ऐसी गवर्नेंस जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी हो। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी, सभी लोग मतलब केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर या पंचायत स्तर पर सभी लोगों की भागीदारी हो, वही तो ये वे समावेशी शासन कहलाता है। इसी प्रकार विश्व बैंक के अनुसार समावेशी गवर्नेंस के कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये गरीबी और असमानता को कम करने की क्षमता होती है इसमें, और फिर ये आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है इसमें, सार्वजनिक सेवाओं को सुधारने की क्षमता होती है, लोकतंत्र को मजबूत करने की क्षमता होती है, शांति और स्थिरता को बढ़ाने की क्षमता होती है इसमें। इसीलिए समावेशिता महत्वपूर्ण होती है। भारत में शासन से संबंधित मुद्दे या चुनौतियां या फिर समस्याएं क्या क्या है? तो सबसे पहले घूसखोरी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही। इसके अलावा असक्षम नौकरशाही, सुरक्षा को खतरा, अपर्याप्त सार्वजनिक सेवा का वितरण, सामुदायिक और जातियों के बीच तनाव, अपर्याप्त शैक्षणिक अवसर, स्वास्थ्य सेवा तक अपर्याप्त पहुंच, पर्यावरण का ह्रास, राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक अपराधीकरण, विकेंद्रीकरण का प्रभाव, नागरिक जुड़ाव का अभाव, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं। अपर्याप्त न्याय प्रणाली, न्याय में देरी, भ्रष्टाचार और जवाबदेहिता में कमी। अब भारत में गवर्नेंस के कौन कौन से मॉडल है? तो भारत में गवर्नेंस के मॉडल सबसे पहले लोकतांत्रिक मॉडल है, जिसमें हम वोट देना, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना। इसी प्रकार संसदीय गवर्नेंस मॉडल में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, PM सरकार का प्रमुख होता है। कल्याणकारी गवर्नेंस मॉडल, न्यायिक गवर्नेंस मॉडल, पंचायत राज गवर्नेंस मॉडल और सहकारिता गवर्नेंस मॉडल होते हैं। अब भारत में शासन तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शासन के 5 आयाम होते हैं। सबसे पहले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक, ये 5 शासन के आयाम होते हैं। राजनीतिक, जिसमें जन भागीदारी होती है, शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। आर्थिक, जिसमें गरीबी दूर करने का प्रयास होते हैं, जीवन को सुधारने का प्रयास होते हैं, अनुकूल वातावरण बनाने में। इसी प्रकार सामाजिक, जो कि वंचित वर्गों के साथ न्याय करता है। इसी प्रकार प्रशासनिक, जिसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने का कार्य किया जाता है, और इसमें जनता प्रथम की भावना होती है। जो IAS IPS होते हैं वो जनता प्रथम की भावना रखते हैं। न्यायिक, कानूनी व्यवस्था, जो मानवीय अधिकारों की रक्षा करते हैं और पहुंच न्याय तक। सुशासन या गुड गवर्नेंस क्या होता है? सुशासन क्या होता है? सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस, यानी कि लोगों की भलाई करना, नागरिकों की भलाई करना
और सरकार के स्तर को बेहतर बनाने को संदर्भ करता है और समान विकास को बढ़ावा देता है। तो गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की तुलना, गुड गवर्नेंस में कानून का शासन होता है, जबकि बैड गवर्नेंस में तानाशाही होता है। यानी कि गुड गवर्नेंस लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार चलता है, जबकि बैड गवर्नेंस तानाशाही के अनुसार चलता है। इसी प्रकार गुड गवर्नेंस में पारदर्शिता अधिक होती है, जबकि बैड गवर्नेंस में भ्रष्टाचार अधिक होता है। गुड गवर्नेंस में दक्षता अधिक होती है, जबकि बैड गवर्नेंस में दक्षता कम होती है। गुड गवर्नेंस में जवाबदेहिता अधिक होती है, जबकि बैड गवर्नेंस में लाल फितरशाही अधिक होती है। सेकंड ARC के अनुसार सुशासन गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या चुनौतियां या बाधाएं हैं। तो सबसे पहली बाधा है भ्रष्टाचार, एग्जाम्पल 2G स्पेक्ट्रम टाइप। पारदर्शिता की कमी है, संसाधनों की कमी है, सीमित भागीदारी है। पारदर्शिता की कमी, जैसे CCA संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। सीमित भागीदारी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीमित भागीदारी है और संसाधनों की कमी है। कमजोर न्याय संस्थाएं हैं, जिसके कारण न्याय में देरी है। सामाजिक असमानताएं हैं, कानून और नियमों का सही क्रियान्वयन नहीं है, उत्तरदायित्व का अभाव है, लाल फितरशाही है और लोकतंत्र की अभिव्यक्ति मूलक समस्याएं हैं। अब सुशासन के प्रभाव क्या क्या है। तो सुशासन के सबसे पहले प्रभाव बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे हवाई अड्डे को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक की भागीदारी RTI, बेहतर शिक्षा, लैंगिक समानताएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एग्जाम्पल। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए GST लागू किया। नागरिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए RTI लागू किया। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल है, जैसे एग्जाम्पल एम्स, बहुत सारे एम्स चालू किए गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, पर्यावरण को संरक्षण। अब सुशासन के लाभ, आर्थिक वृद्धि एवं विकास के लिए अनुकूलन है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था। शिक्षा में गरीबी में कमी लाने के लिए मनरेगा 2005। पारदर्शिता और जवाबदेहिता है, भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है, एग्जाम्पल RTI। बेहतर सेवा का वितरण देते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था इसके लिए। मानवाधिकार की सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं और अवसरों की समानता पहुंच, राजनीतिक स्थिरता। अब भारत में सुशासन संवैधानिक स्तर पर और वैधानिक स्तर पर। भारत में सुशासन के लिए संवैधानिक स्तर पर संविधान की प्रस्तावना, जो कि न्याय, समानता, प्रत्येक न्याय व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। इसी प्रकार मौलिक अधिकार और उनका नियंत्रण विस्तार करता है। DPSP, नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए। इसी प्रकार वैधानिक या कानूनी स्तर पर भारत में शासन किस प्रकार है, जैसे कि RTI लागू किया गया और लोकपाल लोकायुक्त, जो कि प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लागू की गई संस्थान है। E-गवर्नेंस, सत्ता का विकेंद्रीकरण। नागरिक चार्टा, भ्रष्टाचार निवारण संस्थान है। खुले में शौच से मुक्ति प्रोग्राम चलाया गया। PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। इस प्रकार इंडिया में सुशासन व्यवस्था। अब सुशासन के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं या फिर उनके कौन कौन से मॉडल है। तो इसके लिए सरकार ने सबसे पहले RTI लागू किया, E-गवर्नेंस को प्रोत्साहन किया, डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन किया, लोकपाल लोकायुक्त का गठन किया है, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया है, पंचायतों को मजबूत करना, पर्याप्त मात्रा में संसाधनों का आवंटन किया है, राजनीतिक और प्रशासनिक आचार संहिता के अनुपालना पर बल दिया है, प्रशासनिक व्यवस्था में सत्यनिष्ठा के लिए समझौता पर बल। प्रशासनिक और न्यायिक पारदर्शिता के लिए प्रयास, अनेक विभागों में नागरिक चार्टरता को लागू किया। PDS प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, आयुष्मान भारत, पोषण कार्यक्रमों का संचालन,
समावेशी विकास, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए वंचित वर्गों का आरक्षण का प्रभाव, भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का मजबूत करने का प्रयास किया, राजनीतिक स्थिरता को कायम रखने का प्रयास किया है, नागरिकों को सशक्त बनाने का, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना, संस्थानों को मजबूत करने का। इसी प्रकार जन धन आंदोलन, जीएसटी आधार। अब सुशासन के कौन कौन से उदाहरण है या फिर केस स्टडी। तो आइसलैंड का जनता सुझाव से बना संविधान। आइसलैंड देश में जनता के सुझाव से संविधान बना था, ये सुशासन का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में जो बजट पेश होता है वो जन भागीदारी से होता है, जनता के द्वारा। इसी प्रकार दक्षिण गवर्नर की ई गवर्नेंस स्कीम सबसे बढ़िया, जो कि सुशासन का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा स्वीडन में लैंगिक समानता की नीतियों को बढ़ावा दिया गया है। सिंगापुर में भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को लागू किया गया। अब निष्कर्ष, सुशासन एक सतत प्रक्रिया। सुशासन क्या है? एक सतत प्रक्रिया जो कि समाज के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। सुशासन क्या है? एक सतत प्रक्रिया जो कि समाज के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रतिबद्ध, समर्पण और हितधारकों की भागीदारी के लिए आवश्यक होती है। सुशासन प्रतिबद्ध, समर्पण और हितधारकों की भागीदारी के लिए आवश्यक होता है। भारत ने डिजिटलीकरण, विकेंद्रीकरण, नागरिक भागीदारी जैसे विभिन्न पहलुओं के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सुशासन के मानक कौन कौन से हैं? सुशासन के मानक: मानव विकास सूचकांक, पारदर्शी सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक और सामाजिक सशक्ति सूचकांक।